नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की 4th यूनिट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को देखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडी, असर्शन रीजन और भी कई प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही इमेजेस के माध्यम से हम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर देखेंगे और फ्री नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल वन स्टॉप सोल्यूशन ही आपके लिए रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ये बहुत ही कमाल की यूनिट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यार सीबीएसई की ये एक बहुत ही फेवरेट यूनिट है और अक्सर यहाँ पर से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, साथ ही यहाँ पर से केस स्टडीज़ भी देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पर से बहुत सारे आपके एमसीक्यूज बनते हैं। और यार भारत के अंदर और पूरे विश्व लेवल पर अगर हमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या डिसेबल्ड स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे सिंपल से कंसेप्ट क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग के, जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे इंक्लूजन क्या होता है, क्या इसकी नीड है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर हम देखेंगे क्या एडवांटेज है फिजिकल एक्टिविटीज़ के अगर हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कोई एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बना सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। तो बहुत ही आसान से वाली यूनिट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यार आपका एक डाउट, और वो डाउट है बहुत ज़्यादा कॉमन कि सर कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहाँ पर तैयारी करें। तो यार मैंने बहुत सारी किताबों को नेट पर सर्च किया और उसके बाद मुझे ओसवाल गुरुकुल की ये पर्टिकुलर किताब बहुत ही अच्छी लगी, जहाँ पर आपके लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को बहुत ही ब्यूटीफुली सॉल्व किया गया है और बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इसको किया गया है। तो यार ये मस्ट हैव बुक है, और आपकी टेबल पर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो दो चीज़ें ज़रूर से होनी चाहिए। पहला है सिलेबस और दूसरा है पीवाईक्यू की किताब, क्योंकि इससे आपको पैटर्न के बारे में पता लगता है और आप अननेसेसरी पढ़ने से बचते हैं। साथ ही यार इस वाली किताब के अंदर आपको एकदम प्रिसाइज सोल्यूशन मिलेंगे बोर्ड के हिसाब से, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फुली कवर्ड आपका सिलेबस है यहाँ पर, और लास्ट मिनट्स के जो सीक्रेट्स हैं वो भी यहाँ पर अनवेल किए गए हैं। तो यार जरूर से आप इस किताब को लीजिएगा। ये अभी फिलहाल पीसीएम वाले आपको मिल जाएगी, साथ ही लिंक्स आपको जो डिस्क्रिप्शन मिलेंगे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पर स्ट्रीम्स की मिल जाएंगी। तो यार मस्ट हैव बुक है, और इस वीडियो के अंदर भी मैं जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा उसके अंदर इस किताब का इस्तेमाल करूँगा। तो यार जरूर से आप इसको बाय कीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बढ़ते बन आगे, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यार डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर आखिर होता क्या है। हो सकता है ऐसे सीधा क्वेश्चन ना है, लेकिन फिर भी यार चैप्टर का नाम ही है डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, तो हमें एटलीस्ट थोड़ा सा अंदाजा रहना चाहिए। तो देखो डिसेबिलिटी क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी कंडीशन रहती है जिसके अंदर आपको एक लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट हो जाता है। और लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट से क्या होता है, आपकी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है, जैसे आप खाना खाते हैं, चलते हैं, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने वाली एक्टिविटी, सारी चीज़ें प्रभावित होती है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिसेबिलिटी। और बेसिकली यार इस डिसेबिलिटी से जो भी लोग ग्रसित होते हैं उनके भी कुछ न कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी भी कुछ फ्रीडम है। तो इन सभी को रिकॉग्नाइज किया गया है देश विदेश में हर जगह पर। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में एक स्पेशल एक्ट है जो कि है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और इसको भारतीय संसद में पास किया गया था 2016 के अंदर। और इस कानून के अनुसार क्या होता है कि बहुत सारे तरीके की डिसेबिलिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, और टू बी प्रिसाइज अगर हम बोलें तो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। देन इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 4% आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है। देन उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रहते हैं जैसे आईआईटी वगैरह हो गया, वहाँ पर 5% के आसपास रिजर्वेशन देखने को मिलता है। स्पेशल फंड एलोकेट किया जाता है सरकारों द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें से देखने को मिलती है। हो सकता है आपसे सीधे क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन वाइवा में पूछ लिया जाए, या फिर ना बेसिकली आपको इसके बारे में एक थोड़ा सा अंदाज़ा रहना चाहिए कि कैसे आप डिसेबल लोगों को उनके राइट्स दिलवा सकते हो। तो भाई साहब उसके लिए कानून है, और इस कानून की मदद लेकर आप उनको उनके अधिकारों को दिलवा सकते हैं। देन इसके बाद इसी एक्ट के अंदर एक टर्म भी यहाँ पर डिफाइन की गई है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल जो सेंसरी इम्पेयरमेंट ये रहता है, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, और वो प्रॉपरली और इफेक्टिव तरीके से
अपने लाइफ में पार्टिसिपेट या सोसाइटी के अंदर इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो इसी को हम बोलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, है ना। इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं दिव्यांगजन। जैसे पहले विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद विकलांग शब्द का इस्तेमाल आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर भी है इंग्लिश में PWD लिखा जाता है और हिंदी में आपका दिव्यांगजन लिखा जाता है। देन डिसऑर्डर क्या होता है, तो यार देखो डिसऑर्डर बेसिकली एक प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटी है। मतलब इसमें आपको कोई फिजिकल दिक्कत नहीं होगी, जैसे आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें दिमाग में आपको दिक्कत आ सकती है। और इससे भी क्या होगा, तो इससे भी एक व्यक्ति की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी, उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। और डेफिनेटली अगर इस तरह की बातें होती है तो हो सकता है कि आगे चलकर ये उसके लिए हार्मफुल भी साबित हो सकती है। देन पहले आपके सिलेबस में बहुत सारे तरह के डिसऑर्डर्स थे, जैसे ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना, ADHD, लेकिन अब ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है ना। तो अपने को ये टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर अब नहीं पढ़ने हैं। नाउ एज पर डिसेबिलिटी जो एक्ट है 2016 का, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, पर्सन विद डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन, है ना, ये दो टर्म्स है जिनको अब एक्सेप्ट किया जाता है भारत के अंदर। और जो बच्चे हैं जो कि डिसेबल हैं तो उनके लिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है ना, CWSN का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर भी आपको CWSN दिख जाए इसका मतलब है कि वो व्यक्ति या वो बच्चा जो कि दिव्यांग है उसके लिए इस शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन जो सिलेबस में अपने पास पहला टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रमोट करती है एडेप्टिव स्पोर्ट्स को। देखो अब यहाँ पर एडेप्टिव स्पोर्ट्स जो टर्म है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। एडेप्टिव मतलब क्या होता है कि आपको एडेप्ट करना है CWSN के अनुसार, है ना। तो जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके अनुसार हम हमारे स्पोर्ट्स को क्या कर देते हैं, एडेप्ट कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एडेप्टिव स्पोर्ट्स। अब पहला आता है स्पेशल ओलंपिक्स, है ना। तो एक तो आप इसका लोगो ध्यान रखना, क्योंकि कई बार केस स्टडी में सीधा आपसे ये लोगो देके पूछ लिया जाता है कि भाई साहब बताओ किसका ये लोगो है ना। तो वहाँ नीचे स्पेशल ओलंपिक्स नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। वो आपको बस इस तरह का एक गोला सा लोगो देगा और आपसे पूछ लेगा। तो आप, है ना, थोड़ा ध्यान रखना कि इस तरह से एक वर्ल्ड, है ना, गोला सा शेप बना हुआ है जिसके अंदर सब लोगों ने अपने अपने हाथ पकड़ रखे हैं। तो ये एक स्पेशल ओलंपिक्स का लोगो है। अब ये विश्व के सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, या एक संस्था है जो कि क्या करती है, जो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स को आयोजित करती है। अब कितने कॉम्पिटिशन्स हैं, है ना, ये कितने कंट्रीज़ में, इस पे हम ज़्यादा ध्यान न दें तो भी चलेगा। बस आपको स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में एक छोटा सा ये ओवरव्यू, और इस पेज से तो आपको ये लोगो ज़रूर से याद रहना चाहिए। देन ये जो स्पेशल ओलंपिक संस्था है ना, ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल तक पे भी बहुत सारे इवेंट्स को ये कंडक्ट करवाती है। देन यहाँ पर इसका एक स्पेशल इवेंट रहता है जिसका नाम है वर्ल्ड गेम्स, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो वर्ल्ड गेम से आता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड गेम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये एक मेजर गेम है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, ये याद रखना है ना, MCQ में सीधा सीधा पूछ लाता है, SOC, स्पेशल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये वाले गेम्स हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। देन ये जैसे ओलंपिक्स होते हैं समर में, विंटर में, इसी प्रकार से ये भी समर और विंटर गेम्स होते हैं, और 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में समर आपके स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हुए, तो अगले कब होंगे, अगले होंगे 2028 में। तो इस तरह से 4 साल का साइकिल चलता है ना। हो सकता है 2026 में फिर क्या हो जाए, विंटर वाले हो जाए, है ना। फिर विंटर वाले अगले कब होंगे, 2030 के अंदर होंगे। तो ये अपने को याद रखना है यहाँ से। देन पहले गेम कब ऑर्गेनाइज हुए थे, ये सीधा MCQ का क्वेश्चन है ना, याद रखना 20 जुलाई 1968। 20 जुलाई याद नहीं भी रहे तो आपको 1968 तो याद रखना ही है, ठीक है। और कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे शिकागो में, है ना। शिकागो कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यहाँ पर ये सबसे पहले खेले गए थे। देन इसके बाद इसका मोटो है ना, पिछली बारी जब आपकी एग्ज़ाम हुई थी, मतलब 2024 का जब पेपर हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें मोटो पूछ लिया गया था। तो इसका मोटो, या फिर कई बार इसको ओथ भी बोल देते हैं, है ना। तो ये मोटो या ओथ क्या है इसकी, कि लेट मी विन, भाई साहब मुझे जीतने दो, और अगर मैं नहीं जीत पाता हूँ देन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, है ना। तो यहाँ पर बी भी आ जाएगा, सो लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, कि भाई वैसे तो मैं जीतने आया हूँ, लेकिन अगर जीता नहीं तो मैं पूरा अपना करेज दिखाऊंगा अपने अटेम्प्ट में, और पूरा जो भी कंपटीशन है उसमें भाग लूंगा, ठीक है। तो ये मोटो इसका, इसको याद रखना है। तो इस पेज से क्या याद रखना है, एक तो स्पेशल ओलंपिक कमेटी याद रखना है, पहले कब ऑर्गेनाइज किए गए थे और कहाँ पर किए गए थे याद रखना है, और मोटो क्या है, ये 4 बात याद रखना है। लोगो हमने पिछले पेज से याद रख लिया था। देन इसके बाद आगे चलते हैं अपन पैरा ओलंपिक्स की तरफ।
तो पैरा ओलंपिक्स यार ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और हाल ही में ये पेरिस के अंदर भी आयोजित अभी किए जाने हैं, है ना, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ ये सिमिलर है ओलंपिक गेम्स की तरह ही है, और लेकिन ये रहते हैं किसके लिए, डिसेबल जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए रहते हैं। पहली बार कब ऑर्गेनाइज किया था याद रखना है, 1960 के अंदर इनको पहली बार रोम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ना। रोम जी, कहाँ पर आपको रोम मिलेगा, तो ये रोम आपको देखने को मिलेगा इटली में, है ना। तो जहाँ की आजकल जो प्रेसिडेंट है बहुत ज़्यादा फेमस है, मेलोनी, है ना, तो वहाँ पर ये सबसे पहले ऑर्गेनाइज किए गए थे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर है ना, जैसे जो ओलंपिक्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सिमिलरली जो पैरा ओलंपिक्स है उनको ऑर्गेनाइज करवाता है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, ठीक है। सो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ये इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, तो बॉन नाम का एक शहर है जो कि है जर्मनी में, है ना। तो जर्मनी आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, यूरोप कॉन्टिनेंट, और उसमें जर्मनी कंट्री है, और उसके अंदर बॉन नाम का एक शहर है, ठीक है। तो याद रखना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और इसका ये लोगो याद रखना है ना। तो इस तरह से 3 पत्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, या 3 स्ट्राइप्स आपको यूँ देखने को मिलेगी, और इसी शेप में आपको इसको बना के आना है अगर एग्जाम में बनवाता है वो। और जनरली ये आपसे केस स्टडीज़ में पूछा जाता है कि ये आपको सीधा लोगो दे दिया जाएगा, और आपको वहाँ पर नीचे जैसे ऑप्शन नंबर ए, तो पूछेगा कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये किसका लोगो है, तो आपको आंसर में सिर्फ लिखना है ए इक्वल्स टू पैरा ओलंपिक्स का लोगो है, ठीक है। देन इसके बाद ये जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है रिस्पॉन्सिबल है इन गेम्स को कंडक्ट करवाने के लिए। हेडक्वार्टर अपन ने देख ही लिया, कब इसको फॉर्म किया था, तो पिछली बार यहीं से क्वेश्चन बना था आपका कि 1989 के अंदर ये जो आपका इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है इस कमेटी को फॉर्म किया था, है ना। तो कमेटी बाद में बनी, जबकि जो ओलंपिक गेम्स हैं, मतलब ये पैरा ओलंपिक गेम्स ये पहले से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं ना। तो पहले ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इनको ऑर्गेनाइज करवाती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे इनका भी यहाँ पर बर्डन बढ़ा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़े, नंबर ऑफ नेशंस बढ़े, तो एक स्पेशली इनके लिए एक संस्था बना दी गई कि भाई साहब आप संभालो और हमारी गाइडेंस आप लेते रहना टाइम टू टाइम। इसका मोटो याद रखना है ना। ये पिछली बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक्स, तो पैरा ओलंपिक्स का मोटो है स्पिरिट इन मोशन, है ना। तो मतलब आपको स्पिरिट रखनी है, स्पिरिट मतलब एक तरह से वही हो जाता है कि करेज आपको रखना है, और करेज किस में रखना है कि जब आप गेम खेलो तो आपको करेजियस रहना है ना। आपको डरना नहीं है कि यार मैं डिसेबल्ड हूँ, मेरा एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आँख नहीं है। यू हैव टू बी करेजियस, आपको compete करना है, आपके जैसे ही लोग आएंगे, लेकिन जो भी यहाँ पर है ना सबसे ज़्यादा मेंटली स्टेबल रहेगा, सबसे ज़्यादा फिजिकली कैपेबल रहेगा, सबसे ज़्यादा उसके अंदर एक विल रहेगी, एक चाह रहेगी, वही इन कॉम्पिटिशन्स को जीत के ले जाएगा। तो इस पेज में क्या याद रखना है, एक तो लोगो याद रखना है, देन उसके बाद आपको ये हेडक्वार्टर याद रखना है IOC का, देन उसके बाद आपको याद रखना है कब ये फॉर्म हुई, और मोटो याद रखना है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। देन अब अगला चलते हैं अपन, भारत का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो देखो जब आपका लेटेस्ट 2024 का हो जाएगा तो उसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो में अपडेट कर दूंगा कि क्या भारत का परफॉर्मेंस रहा है। फिलहाल जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 2020 का लेटेस्ट है। एक रफ आइडिया आप लेके रख लेना कि भारत ने 19 मेडल जीते थे जिसमें 5 गोल्ड थे, ठीक है। सिल्वर और ब्रॉन्ज याद नहीं रखने हैं, 5 गोल्ड भारत ने जीते थे, 19 मेडल टोटल जीते थे, और ये भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस था आज तक पैरा ओलंपिक्स में, है ना। 2024 का कहाँ पे होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। तो इसका जो भी भारत का अपडेट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। देन उसके बाद क्या भारत का इतिहास रहा है इसमें, तो भारत ने डेब्यू किया था ना। डेब्यू मतलब क्या होता है, पहली बार भारत ने पार्टिसिपेशन किया था 1968 के समर पैरा ओलंपिक गेम्स में, जबकि इसके विंटर वाला भी वर्जन होता है लेकिन उसमें भारत ने आज तक कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। पहला मेडल 1974 में मुरलीकांत नाम के जो व्यक्ति इन्होंने जीता था, मुरलीकांत पेटकर ने, और ये स्विमिंग में जीता था, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा आइडिया रख लेना। जबकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही है कि जो इंडिया की लेटेस्ट परफॉर्मेंस है थोड़ा सा उसका आपको आइडिया रहे, तो बाई चांस करंट से क्वेश्चन बनेगा तो उसको भी आप डील कर लेंगे। और भारत ने कब डेब्यू किया था ये इस पेज से आप जरूर से याद रखना। देन उसके बाद डीफ ओलंपिक्स, तो ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लोगो आपको याद रखना ही है ना। तो इस तरीके से एक चक्रा है, और चक्रे से इस तरह से, है ना, आपका जब दिवाली पे आप चक्री चलाते हो ना तो वो उस तरह की चक्री है, आपको वैसे याद रख लेना है। तो डीफ ओलंपिक जो हैं ये डेफ एथलीट्स के होते हैं ना, डेफ मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए ये स्पेशली कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहले इनको इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ बोला जाता था, लेकिन फिर इसका नाम बदलकर डेफ ओलंपिक्स कर दिया गया है ना, ताकि उनको भी फीलिंग आए कि यार भाई साहब हम ओलंपिक्स खेल रहे हैं। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो पिछली बार, है ना, मतलब 2024 का PYQ है ये। देखो आप कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। तो यहाँ से पूछा था आपसे कि इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, तो इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, ठीक है। तो इसके द्वारा इस ओलंपिक्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज आपका किया जाता है। तो ये अपने को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है।
नाउ ये जो कमिटी है ना, इसको तो हम याद रख ही लेंगे और उसके बाद ये लोगो हम याद रखेंगे। फिर हमें एक छोटी सी बात यहाँ पर ये भी याद रखनी है, हालांकि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि डीफ ओलंपिक में जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको स्टार्टर गन, विसल्स, इन सभी का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, है ना, क्योंकि स्टार्टर गन उसमें क्या होता है कि गन से शूट किया जाता है ऊपर हवा में, तो आवाज़ निकलती है और उस आवाज़ को सुन के आपकी जो रेस है या जो भी इवेंट है वो स्टार्ट होता है। लेकिन भाई साहब अब सुनाएगा ही नहीं तो क्या काम की विसल्स और, है ना, स्टार्टर गन वगैरह। अब सबसे पहले कब हुए थे ये याद रखना है, पेरिस में 1924 में हुए थे और यहाँ पर वर ऑल्सो द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल स्पोर्ट्सिंग इवेंट थे डिसेबल्ड के लिए, है ना। तो जैसे अपन ने देखा था कि पैरा ओलंपिक्स भी बाद में स्टार्ट हुए हैं, 1960 के आसपास स्टार्ट हुए हैं, तो डिसेबल्ड लोगों के लिए जो सबसे पहले इवेंट हुए थे वही डेफ ओलंपिक्स से हुए थे, है ना। तो अपने को याद रखना है कहाँ पर, पेरिस 1924। इधर कौन सी कमिटी इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है, पहले किस नाम से जाना जाता था और लोगो, इस पेज से अपने को ये बातें याद रखनी है, अपना काम बन जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि जो विंटर गेम्स है ना, ये फिर 1949 से होना स्टार्ट हुए और शुरू में सिर्फ 148 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, आजकल तो एक कंट्री से इतने एथलीट्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या कंडीशन रहती है ना, ऐसे तो कोई भी चल जाएगा कि यार मेरे को थोड़ा कम सुना रहा है चलो ओलंपिक्स खेलने जाते हैं, नहीं, जांच होती है और अगर आपको एटलीस्ट 55 डेसिबल्स का हियरिंग लॉस है ना, तो ही आपको इसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, वो भी इन द बेटर ईयर, है ना। जो आपको लगता है कि इस कान से मुझे बेस्ट सुना रहा है, उस कान में 55 डेसिबल का लॉस होना चाहिए, हो सकता है दूसरे में तो 55 से भी ज़्यादा का लॉस हो। फिर उसके बाद हियरिंग एड, है ना, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि आपको सहायता करे सुनने में, वो सब अलाउड नहीं होते हैं। जैसे ये जो डिवाइस है आपने देखा होगा, है ना, जिनको भी थोड़ा कम सुनाता है तो उनको इस तरह का एक कोचलर इम्प्लांट यहाँ पर लगा दिया जाता है कान के यहाँ पे, तो ये अलाउड नहीं रहता है क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई साहब सब एक कंडीशन में रहे। मोटो क्या है याद रखना, तीनों का मोटो याद रखना है। पहला वाला वो लेट मी विन वाला है ना, स्पेशल ओलंपिक्स का। देन पैरा ओलंपिक्स का क्या है, स्पिरिट इन मोशन, और इसका है इक्वेलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ये तीनों मोटो में याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से अब की बार सबसे ज़्यादा मतलब 2025 में बनने के चांसेस हैं क्योंकि उन दोनों से बन चुका है ना, तो इक्वेलिटी थ्रू स्पोर्ट जरूर याद रखना। अब डीफ ओलंपिक्स में जैसा हमने पढ़ा है ना कि यहाँ पर अल्टरनेट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब यहाँ पर आपका स्टार्टर गन और उसके बाद विसल्स वगैरह इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्लैग इंस्टीड ऑफ ब्लोइंग ए वेसल, है ना, तो झंडे का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम फ्लैश लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, या लिखा हुआ है लाइट। देन आगे बढ़ते हैं अपन, और अब बहुत ही आसान से यहाँ पर कंसेप्ट्स हैं क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग के। तो देखो खेल कूद के क्षेत्र में क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ताकि हम फेयर और कॉम्पिटिटिव पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर पाएँ। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पर बेसिकली एथलीट्स की ग्रुपिंग करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा क्लास में भी आपके क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि अच्छा ये बच्चे हैं जिनकी ग्रेड्स आई है 90% से ज़्यादा, इनकी ग्रेड्स आई है 30% से कम, तो उसको ही बेसिकली क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या होता है कि हम एथलीट्स को ग्रुप करते हैं उनकी एबिलिटी, उनके इम्पेयरमेंट और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए, न कि उनकी स्किल लेवल के ज़रिए ना। तो ये आप याद रखना कि स्किल के लेवल पे नहीं, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पेयरमेंट और एबिलिटीज़ के लेवल पे उनको क्लासीफाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत ही जनरल एग्जाम्पल देखा होगा, इंडिया में अंडर 19 क्रिकेट होता है ना। तो उसमें क्या है, जो भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 19 साल से कम है वो सब उस टीम के पार्ट बन सकते हैं। किसी की उम्र 19.5 है तो वो फिर उस टीम का हिस्सा नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। और इसमें क्या होता है, दिस इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स विद सिमिलर कंडीशंस वही compete करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। जैसे 19 साल है तो सब 19 से कम ही है। अगर फॉर एग्जांपल कोहली जो कि फॉर एग्जांपल है 30-35 साल का, अगर कोहली है ना, 35 मान के चलते हैं हम, तो वो अगर अंडर 19 में जाएगा तो हो सकता है कि भाई साहब धनाधन वो तो सारी टीमों का तेल निकाल दे, है ना। तो फिर वो एक इक्वेलिटी कहाँ हुई, है ना। तो हम चाहेंगे कि भाई अंडर 19 है, सब अंडर 19 वाले बच्चे उसमें कॉम्पीट करें। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। तो इससे इंक्लूसिविटी, फेयरनेस ये सब बढ़ती है, और एथलीट जिनको स्पेशली डिसेबिलिटी है ना, उनको और ज़्यादा आसानी रहती है पार्टिसिपेशन करने में। जैसे सारे ब्लाइंड एथलीट एक साथ खेल रहे हैं, है ना। जैसे ब्लाइंड क्रिकेट आपने देखा होगा, ब्लाइंड बैडमिंटन होता है ना, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल उनको 80% तक नहीं दिखता है ना, तो वो सब एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये होता है अपने पास क्लासिफिकेशन कि हमने उनको क्लासिफाई कर दिया कि ब्लाइंड सब एक तरफ, डेफ सब एक तरफ,
है ना, जिनको पैरों में दिक्कत है वो सब एक तरफ। तो ये तो होता है क्लासिफिकेशन, ये एक बड़ा कंसेप्ट है। जबकि डिविजनिंग क्या होता है, और ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशन है ना। मतलब जैसे ब्लाइंड को तो हमने एक तरफ कर दिया, अब उन ब्लाइंड में से भी हमने क्या किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी 60% तक ब्लाइंडनेस है ना। तो हमने एक कैटेगरी बना दी 40% से 60% तक के ब्लाइंडनेस वाले लोग। फिर हमने एक कैटेगरी बनाई 60% से 80% वाले लोग, है ना। तो क्लासिफिकेशन करा था तब तो अपने ब्लाइंड, डेफ, है ना, जिनको सही से चलने में नहीं आता है वो, तो इस तरह की एक बड़ी कैटेगरी बनाई थी। फिर इनके अंदर भी और जब हम और डिवीजन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिविजनिंग, है ना। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, एक बार इसका एग्जाम्पल आप समझ लोगे तो डेफिनेशन यूँ याद हो जाएगी, है ना। तो एथलीट्स को कैटेगराइज किया जाता है स्पेसिफिक डिवीजन या क्लासेस में बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशन। तो जैसे क्लासिफिकेशन तो पहले हमने कर दिया था ब्लाइंड, अब इसके बेसिस पे और ज़्यादा इनको स्पेसिफाई इनका कर दिया, है ना। तो ये होता है अपने पास डिविजनिंग। तो इससे क्या होगा कि जो आपके कॉम्पिटिशन है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे और आप वेरियस लेवल ऑफ एबिलिटीज़ को यहाँ पर कैटर कर पाएंगे, है ना। तो हो सकता है कोई ब्लाइंड है, अब जैसे जो 40% ब्लाइंड है वो अगर 80% ब्लाइंड के साथ मैच खेलेगा तो यार उसको तो एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो फिर आपका यहाँ पर कंपटीशन फेयर कहाँ पे हुआ, है ना। तो फेयरनेस को बरकरार रखने के लिए इस तरह के और डिविजनिंग कर दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल पैरा ओलंपिक्स के अंदर एथलीट्स को क्लासिफाई किया जाता है सबसे पहले तो उनके इम्पेयरमेंट के बेसिस पे, है ना, कि वो फिजिकल, विजुअल, इंटेलेक्चुअल किस तरह के वो हैं। फिर उनका रेलेवेंट डिविजनिंग की जाती है ना, यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर शब्दों में बताया गया है। तो इससे क्या होगा, आपके जो कॉम्पिटिशन रहेंगे एक्साइटिंग रहेंगे, एंगेजिंग रहेंगे और स्पेक्टेटर्स को भी मजा आएगा, देखने वाले को और खेलने वाले को भी मजा आएगा। फिर डिविजनिंग, है ना, तो डिविजनिंग में जैसे और ज़्यादा फर्दर क्लासिफाई किया गया है ना। जैसे क्रिकेट का ही अपन ले लें तो क्रिकेट में अगर हम इस तरह के टेबल बनाएंगे तो आपको अंडर 13 मिल जाएगा, अंडर 15 मिल जाएगा, अंडर 19 मिल जाएगा, अंडर 23 मिल जाएगा, नेशनल टीम, है ना। तो इस तरह से फिर क्या है, इसको हम डिविजनिंग बोलते हैं। अब डिविजनिंग जब की जाती है तो यार इसमें एक्सपर्ट, मेडिकल प्रोफेशनल, गवर्निंग बॉडीज़, इन सभी का यहाँ पर हेल्प लिया जाता है ताकि हम परफेक्ट कैटेगरी बना सकें और एक परफेक्ट क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर सकें। देन इससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी आएगी, फेयरनेस रहेगी, है ना, और सभी को एक उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और इससे क्या होगा, बेसिकली जो डिसेबल लोग हैं या फिर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनका भी हम पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्लूजन का कंसेप्ट क्या है स्पोर्ट्स के अंदर, कैसे, क्या उसकी ज़रूरत है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो इंक्लूजन मतलब मोदी जी की वाली लाइन याद रख लेना आप, तो सबका साथ सबका विकास, है ना। तो हमें क्या करना है, सभी को साथ में लेकर चलना है, सभी का विकास भी करना है अपने को यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता है, इससे जो स्टूडेंट हैं जिनको डिसेबिलिटी है उनकी हम सोशल स्किल्स को बढ़ाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि यार उनके भी दोस्त लोग बन जाएं, है ना। क्योंकि अगर क्लास में सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तो सभी का अच्छा डेवलपमेंट होगा और किसी को आइसोलेशन वाली भावना नहीं आएगी। तो चाइल्ड फील्स दैट ही और शी ऑल्सो बिलोंग्स टू द एंटायर ग्रुप ऑफ क्लास, और उसको एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग डेवलप होती है। और इससे क्या होता है, जब वो सभी के साथ रहेगा, उनके साथ खेलेगा कूदेगा, तो उसकी जो मोटर स्किल्स है ना, मोटर स्किल्स मतलब क्या हो गया, खेलना कूदना, चलना दौड़ना, तो ये सारी स्किल्स उसकी डेवलप होएगी और वो बेसिकली अपने आप को एक इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग, है ना, महसूस करेगा कि हाँ भाई मैं भी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, अलग नहीं हूँ। देन अब क्या यहाँ पर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना। यहाँ पर जैसे एक और था नीड, तो नीड में आप क्या लिख सकते हो, नीड में यही लिखना है आपको कि ताकि हम क्या कर सकें, हम उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें। देन हम यहाँ पर उनकी सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकें। तीसरा आप नीड में बता सकते हो कि हम उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को डेवलप करना चाहते हैं, है ना। तो यहीं पर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म में आप लिख दोगे तो आपकी नीड्स बन जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यार, सो देखो इम्प्लीमेंट हम करेंगे क्लासरूम लेवल से, टीचर्स को साथ में लेकर, स्पेशलिस्ट को इंक्लूड करके, पेरेंट्स और खुद स्टूडेंट्स को भी हमें यहाँ पर साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम इस इंक्लूजन वाले कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देन उसके बाद जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, उन सभी को यहाँ पर फॉलो किया जाए, है ना। क्लासरूम के अंदर एनकरेज किया जाए लर्निंग को और डिस्कवरी को, है ना, कि नई नई चीज़ों को आप खोजो और रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल एबिलिटी, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई साहब ये इसको थोड़ा कम दिखता है तो इसको आप कोई टास्क नहीं दे रहे हो, इसको आप बिल्कुल, है ना, लैब में भी नहीं ले जा रहे हो, कोई मतलब स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो स्पोर्ट्स डे में नहीं खिला रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, सबको साथ में लेकर चलना है। तो आप इस तरह से इंक्लूजन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
देन और क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन लोगों को आपको साथ लेना है, तो स्कूल प्रिंसिपल है ना, तो इनकी क्या ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है कि भाई साहब आप एक तो पॉजिटिव मैसेज को शेयर करें पूरे स्कूल में कि हाँ सभी एक हैं, और दूसरा है कि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को आप एम्प्लॉय करें। जैसे आपको पता है कि यार अपने स्कूल में 50 CWSN है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, तो यार उनके लिए एक स्पेशल एजुकेशन टीचर ला के रखो ताकि वो उनकी समस्या को और अच्छा समझे। देन सारे स्टाफ को अच्छे से ट्रेन किया जाए, और क्लासरूम है ना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन की जाए ताकि आपका ये जो इंक्लूजन का गोल है इसको अचीव किया जा सके। देन नेक्स्ट रोल रहता है स्कूल काउंसलर का। तो काउंसलर क्या करता है, बेसिकली काउंसलिंग करता है ना। काउंसलिंग मतलब आप क्या कर सकते हो अपने आगे करियर में, है ना। जैसे अभी आप मिडिल स्कूल में हो, एलिमेंट्री स्कूल में हो, हाई स्कूल में, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। देन उनको एक सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। कोई भी दिक्कत आती है तो उनको ये काउंसलर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, उसकी काउंसलिंग कर सकता है। देन उसके पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है कि यार भाई तेरा मैथ्स में बहुत तगड़ा दिमाग है, तो IIT की तैयारी कर और तेरे को कोटा भी मिल जाएगा, है ना। उसको बता देंगे कि भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एक्ट है 2016 का, उसमें 5% का कोटा आपके लिए स्पेशली फिक्स है। तो अगर थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे भी होते हैं तो आपको आराम से IIT में सीट मिल जाएगी। तो ये सब कौन बताएगा, ये सब काउंसलर बताएगा। देन उसके जितने भी एरियाज़ हैं लाइक एकेडमिक, पर्सनल, सोशल, करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन सभी डेवलपमेंट के एरियाज़ को टच करने का काम करेंगे स्कूल काउंसलर, है ना। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग की जाएगी पेरेंट्स की भी और डिसेबल बच्चे की भी। देन उसके बाद PE टीचर, इनका तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है ना। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव रोल प्ले करते हैं और सोशल स्किल्स, कोलैबोरेटिव टीम वर्क और डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है, फिज़िकल एजुकेशन को यहाँ पर पहुंचाने का काम किया जाता है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का, है ना। तो जो PE टीचर हैं ये सबको साथ में लेकर चलेंगे, इसमें डिसेबल भी होंगे और नॉर्मल वाले बच्चे भी रहेंगे। जबकि स्पीच थेरेपिस्ट क्या करेगा, स्पीच थेरेपिस्ट का काम है कि जैसे कोई हकला रहा है बच्चा, है ना, उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, तो ये फिर स्पीच थेरेपिस्ट उसकी कम्युनिकेशन में और बेहतर तरीके से बोलने में मदद करेंगे। फिर आ जाते हैं स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। PE टीचर तो सबको लेके चल रहा था, लेकिन स्पेशल एजुकेशन पूरा स्पेशल फोकस रहेगा इसका किस पे, ओनली ऑन द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। तो इन पे इसका स्पेशल फोकस रहेगा। और जो स्टूडेंट्स जो डिसेबल्ड हैं, है ना, वो क्या प्रॉपर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना, बाकी लोगों से घुल रहे मिल रहे नहीं हैं। देन उसके बाद क्या क्लासरूम इंक्लूसिव है या फिर नहीं, इन सभी का ध्यान रखा जाएगा किसके द्वारा, स्पेशल एजुकेशन टीचर के द्वारा। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने पास क्या एडवांटेज रहेगा यार अगर फिजिकल एक्टिविटी करता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाला बच्चा, तो उसके अंदर खेल भावना जागृत होगी। देन वो फंक्शनली एक्टिव रह पाएगा अपने पूरे लाइफ टाइम में, है ना, उसको बहुत ही आइसोलेशन वाला भाव नहीं रहेगा। देन डिप्रेशन अगर है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। इसके साथ साथ आप एंजाइटी, स्ट्रेस, ये वाले शब्द भी लिख सकते हैं। देन उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, इमोशनल और साइकोलॉजिकल, है ना। साइकोलॉजिकल मतलब क्या हो जाता है, उसकी मेंटल जो हेल्थ है वो भी यहाँ पर क्या रहेगी, अच्छी हो जाएगी। कॉग्निटिव बेनिफिट, कॉग्निटिव मतलब होता है कि सोचना, समझना, रीज़न करना, किसी भी चीज़ को याद करना, लॉजिक लगाना, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी इसकी स्ट्रेंथन होएगी। फिटनेस लेवल यहाँ पर बढ़ेगा। और सेकेंडरी हेल्थ जो इश्यूज़ हैं अगर उसको कोई, है ना, तो जैसे मेन डिसेबिलिटी तो वहीं, उसके अलावा भी कोई और इश्यूज़ हैं लाइक ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लेवल हैं ये बहुत कम हैं, डायबिटीज़ हैं, तो इनमें भी उसको फ़ायदा मिल जाएगा। और उसका सेल्फ एस्टीम मतलब खुद की इमेज खुद के सामने वो अच्छी डेवलप हो जाएगी और एक रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन का भाव उसके अंदर डेवलप होगा। अब देखो ये सारी बातें बोल बच्चन की, है ना, तो ज़रूरी नहीं आपको 10 के 10 पॉइंट याद रहे हैं। वहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता है तो अपने मन से कोई भी पॉइंट बता सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ अगर खेल कूद करेंगे तो ये हमें फ़ायदा हो जाएंगे, तो लिख देना, मार्क्स मिलेंगे पूरे। देन नेक्स्ट है ये लास्ट टॉपिक है अपने पास, स्ट्रैटेजीज जिससे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बना सकते हैं। 5 स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, एज इट इज़ याद कर लेना, है ना। एग्जाम में जनरली 2 या 3 आपसे पूछी जाती है और 5 नंबर में आएगा तो 5 की 5 लिख के आ जाना। एज इट इज़ ये शब्द लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या स्ट्रैटेजीज़ है, पहला तो भाई साहब रेगुलर मेडिकल चेकअप आप करते रहो। तो जो भी डिसेबल बच्चा है उसका अगर आप मेडिकल चेकअप करते हो तो आपको पता लगता है कि यार किस लेवल की डिसेबिलिटीज़ को है। एंड देन उसके बाद आप उस हिसाब से उसके लिए प्रोग्राम्स आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। और अगर कोई उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है तो फिर आप उसके लिए उसको आप सजेशंस भी दे सकते हो कि भाई आप इस तरह के रेमेडियल मेजर्स को आप अपना लें, है ना। तो ये एक स्ट्रैटेजी जिससे आप एक्सेसिबल बनाओगे फिजिकल एक्टिविटी, है ना। तो आपको पता रहेगा कि भाई इस तरह का इसको मेडिकल डिसेबिलिटी है, इस तरह की इसको, है ना, दिक्कतें हैं, तो उस तरह के आप उसको गेम्स खिलवाओगे।
देन नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ उसके इंटरेस्ट के बेस पे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्हील चेयर पे है, हो सकता है उसको क्रिकेट खेलना अच्छा ना लगता हो, उसको चेस खेलना अच्छा लगता हो, उसको है ना बास्केटबॉल में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। तो जो उसका एप्टीट्यूड है, जो उसका इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, उस बेसिस पे उस बच्चों को अगर गेम खेला जाएगा तो ये एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी रहेगी क्या करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बनाने के लिए। फिर डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज अपनाई जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वर्बल, विजुअल, पीयर टीचिंग, इन सभी मेथड्स को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है ताकि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बनाए जा सके। देन उसके बाद अगर उसको है ना अच्छे से मतलब वर्बली आप चीज़ों को समझा देते हो, कोई विजुअली जैसे प्रोजेक्टर की मदद से रूल्स रेगुलेशन समझा दिए, जो भी गेम उसको खेलना है, तो आराम से उसको चीज़ें समझ में आएगी और फिज़िकल एक्टिविटीज़ उसके लिए आसान हो जाएंगी। देन नेक्स्ट है रूल्स को मॉडिफाई कर दो, है ना। जैसे ब्लाइंड क्रिकेट एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पर बाउंड्रीज़ को छोटा रखा जाता है ना। बॉल जो रहती है, ये जो बॉल है इसके अंदर क्या छर्रे रहते हैं, तो वो आवाज़ करती है। तो जैसे ब्लाइंड लोग हैं उनको दिखेगी तो है नहीं बॉल कैसे आ रही है, लेकिन उनको सुना जाएगा। तो जैसे बॉल लुढ़का के फेंकी जाएगी और बॉल है ना गुड़का के फेंकी जाती है। तो ये सारे क्या है, रूल्स में मॉडिफाई करना, उनको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करना अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बना सकते हो। और लास्ट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो रेगुलर इन्वायरमेंट है उसमें एक जो CWSN है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बना दिया जाए। और अगर इस तरह का काम किया जाएगा, है ना, तो उसको डेफिनेटली बहुत आसानी रहेगी अपने काम में को करने में, है ना। जैसे ऑटिज़म वगैरह है, किसी को ऑटिज़म मतलब वही जैसे तारे ज़मीन पर वाला बच्चा था, है ना, उसको ऑटिज़म था, तो उसको कोई समझ ही नहीं पड़ रहा भाई सब क्या हो रहा है ना, कुछ चीज़ याद नहीं हो रही, तो उसके लिए इस तरह से स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बनाया जाए। तो ये 5 चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपको एग्जाम में पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे। और यही स्ट्रैटेजीज है जिनको फॉलो किया जाएगा फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बनाने के लिए। नाउ अब देख लेते हैं सैम्पल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए। तो देखो ये केस स्टडी में आया था जहाँ पर पूछा था कि स्कूल मैनेजमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द इसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, है ना। तो इसमें से आपको बेसिकली एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। तो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड्योरेंस बढ़ेगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, लेकिन इंक्रीज इन डिप्रेशन नहीं भाई साहब। तो यहाँ पर इंक्रीज इन डिप्रेशन होगा, अरे ये क्या हो गया, चलो, सो इंक्रीज इन डिप्रेशन नहीं होगा, है ना। यहाँ पर से आपका डिप्रेशन क्या होगा भाई साहब, डिक्रीज होगा, है ना। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव को अपन ने हटाना था। तो नेक्स्ट एक्सप्लेन एनी 3 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल। तो अभी हमने पढ़ा था कि मेडिकल चेकअप आप करवाओ, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराओ, है ना, प्रॉपर रूल्स उनके लिए रहे, तो रूल्स को आप मॉडिफाई कर दो। तो ये सारे आपकी 3 स्टडीज़ आप आराम से लिख सकते हो। 3 मार्क्स में आया था। क्या नीड है इंक्लूसिव, अपन ने अभी देखा था, है ना। नीड क्या होगा कि उनको बिलोंगिंगनेस का एक वो जो माहौल है वो मिल जाएगा। देन उसके बाद और आप लिख सकते हो कि वो क्या है, उनकी सोशल स्किल्स बेहतर होएगी। और क्या नीड है इंक्लूसिव एजुकेशन का कि वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, है ना। तो ये सारी आप वहाँ पर बातें लिख सकते हो। देन PYQ में देख लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का फॉर्म हुई थी, अभी हमने देखा था कि 1989 के अंदर ये फॉर्म हुई थी। देन कौन सी बॉडी रेस्पॉन्सिबल डेफ ओलंपिक्स के लिए, तो हमने देखा था कि जो इंटरनेशनल कमेटी है स्पोर्ट्स फॉर डेफ, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर एक केस स्टडी आपको देखने को मिली थी इस बार, जहाँ पर एक टेबल दे रखी है ना, जिसमें इवेंट है, एक नॉर्मल चाइल्ड और एक स्पेशल चाइल्ड है ना, कि कितने बच्चों ने कहाँ पर पार्टिसिपेट किया। जैसे हम देख सकते हैं कि लॉन्ग जंप में स्पेशल चाइल्ड ने किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फिर उसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए थे जिसका आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था। तो एज पर द अबव टेबल इन डैश इवेंट देयर इज नो पार्टिसिपेशन, है ना। तो अभी हमने देखा कि भाई साहब लॉन्ग जंप में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था स्पेशल चाइल्ड का। फिर एक बेसिक आपसे डेफिनेशन पूछिए जो हमने अभी पढ़ा था, इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, कि जहाँ पर हम पार्टिसिपेट करवाते हैं स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटी को इन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में। फिर 2 आपको स्ट्रैटेजीज बताना है जिससे आप एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बना सकते हो, है ना। अभी हमने 3 देखी थी, 5 देखी थी, तो उनमें से कोई भी 2 आपको लिखनी थी। देन स्पेशल ओलंपिक्स का मोटो क्या है, लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट, लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। और उसके बाद मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक्स हमने देखा था स्पिरिट इन मोशन। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि जो अपना लास्ट बचा है डेफ ओलंपिक्स, है ना, तो डेफ ओलंपिक्स में आपका मोटो क्या था। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर पहला डेफ ओलंपिक्स कब ऑर्गेनाइज किए थे, 1924। आप मुझे कमेंट में बताओ इसकी लोकेशन, है ना, कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए थे। फिर नेक्स्ट है अपने पास
यहाँ पर ये एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी एडवांटेजेस रहता है, क्या इसके 6 एडवांटेज हैं। तो अभी हमने 10 एडवांटेज देखे थे इसमें, है ना, तो उसके कोई भी आप 6 एडवांटेज यहाँ पर लिख सकते हो, और इसका यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ भी मैंने आपको बता दिया है। देन नेक्स्ट स्टेप अपने पास ये जैसा मैंने आपको बताया था केस स्टडी में आपसे लोगो का पूछ लेता है, तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ए बी सी कौन कौन से लोगो हैं, है ना। देखो सबसे पहले पूछा हुआ भी है कि लोगो शो इन द पिक्चर रेफर्स टू, सो पिक्चर सी के अंदर, है ना, तो यहाँ पर ये सी लिखना भूल गया, तो पिक्चर सी के अंदर कौन सा लोगो है, तो पिक्चर सी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा स्पेशल ओलंपिक्स का लोगो। फिर उसके बाद कौन फाउंडर है स्पेशल ओलंपिक्स का, है ना, तो ये आप याद रख लेना, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो लिख देना, और चांसेस कम ही रहते हैं कि इस तरह से फाउंडर वगैरह पूछे। तो ये है यूनाइस कैनेडी श्राइवर, ठीक है, तो ये हमने आगे नोट्स में नहीं पढ़ा था लेकिन इसको हम यहाँ से कवर कर रहे हैं, यूनाइस कैनेडी श्राइवर। देन नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फिगर बी, है ना, तो ये फिगर बी किसका लोगो है, पहले तो आप ये याद रखो, इसको डेफ ओलंपिक्स का है। द हैंड शेप्स ऑफ ओके, गुड, ग्रेट दैट ओवरलैप ईच अदर इन द सर्कल रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल साइन, तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया कि किसका लोगो है ना, तो ये बेसिकली लोगो है डेफ ओलंपिक्स का। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द पैरा ओलंपिक गेम्स, रोम इटली, तो ये भी एक बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से आप याद रख लेना, सिंस पहला गेम था ये, तो 23 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था पैरा ओलंपिक्स में, है ना। हमें पता ही है कि रोम इटली 1960 से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें देखो कौन कौन से आपको याद रहने चाहिए, ए और सी तो आपको याद रहनी चाहिए, बी और सी हमने यहाँ से पढ़ लिए, एक बार याद रख लेना अब आगे के लिए, याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं रहते तो बहुत कम चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन वापस आए, ठीक है। और पैरा ओलंपिक्स का मोटो क्या है ये हमें पता ही है, तो पैरा ओलंपिक्स का मोटो हो जाएगा स्पिरिट इन मोशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पहला पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, है ना, तो कॉग्निटिव में क्या क्या आता है आपका, स्पीच डिसऑर्डर आ जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी आ जाता है, तो बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर ओलंपिक्स, तो हमने देखा ही था कि ओलंपिक के बाद सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, डीफ ओलंपिक्स, जो कि 1924 में स्टार्ट हुआ, है ना, क्योंकि ओलंपिक्स तो स्टार्ट हो गया था कब 1869 में, नहीं 1896 में, तो ये हुआ था अपना ओलंपिक स्टार्ट, और अब डीफ ओलंपिक्स 1924 में हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट फॉर CWSN बाय इन्वॉल्व, है ना, क्या क्या बेनिफिट होंगे, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, देन उसके बाद मसल बिल्डिंग, वेट लॉस होगा, नहीं भाई साहब, इंक्रीज इंटेलिजेंस नहीं, तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट बेनिफिट होगा वही होगा कि उसका सोशल इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है अपने पास असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर बोला गया है कि डिसेबिलिटी परमानेंट होती है नेचर में, तो बिल्कुल सही बात है, एक बार कोई लंगड़ा हो जाता है तो फिर वो लंगड़ा ही रहता है, एंड इट इज़ अ कंडीशन दैट कैन नॉट बी क्योर्ड और रिवर्स, तो ये बात भी सही है ना, तो डिसेबल्ड एक बार कोई हो जाता है फिर उसको क्योर नहीं किया जा सकता, रिवर्स तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, है ना। आप आर्टिफिशियली जैसे हाथ, किसी का हाथ कट गया तो आर्टिफिशियली आप हाथ लगा दोगे, लेकिन वो उसका एक क्योर नहीं है, ठीक है, नहीं वो रिवर्स हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन नेक्स्ट स्टेप अपने पास डिसेबिलिटी है ना, ये अपन ने देख ही लिया, और इसका सही आंसर यहाँ पर दे रखा है कि ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें तो थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन कि क्या प्रिंसिपल्स हैं इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एजुकेशन के, तो देखो बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आपको यही पूछा गया है कि क्या एडवांटेज होंगे इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन के, है ना, मतलब अगर आप सबको साथ में लेकर चलोगे, तो ऑलरेडी हमने इसके 10 एडवांटेज देखे थे, उनमें से कोई भी आपको यहाँ पर 6-7 लिखने हैं ना, जो भी, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 लिखने हैं आपको। देन नेक्स्ट आ जाता है हेडक्वार्टर पैरा ओलंपिक्स का कहाँ पे, हमने देखा ही था जर्मनी, और सिटी का नाम है ना वो है बोन, तो बोन जर्मनी के अंदर पैरा ओलंपिक्स का हेडक्वार्टर है। कब इसको फॉर्म किया था, तो 1989 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट है अपने पास डीफ ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ था 1924 में, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था वो आपको बताना, हिंट मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट है अपने पास कोस्टलर इम्प्लांट को यूज़ नहीं किया जाता है डेफ ओलंपिक्स में, आसान सा प्रश्न है। स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प करता है किस में, तो वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, बोलने में अगर दिक्कत है तो उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है अपने पास लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट लेट मी बी ब्रेव इन दी अटेम्प्ट, तो कहाँ से ये लिया गया है, तो ये लिया गया है भाई साहब स्पेशल ओलंपिक का ये मोटो या गोल है। देन नेक्स्ट आता है स्पिरिट इन मोशन, किसका मोटो है, तो ये पैरा ओलंपिक्स का है, हमें याद ही है। देन इंक्लूजन की ज़रूरत क्यों है हमें, सोशल डेवलपमेंट के लिए, मोशन स्किल्स के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत यहाँ से इंक्रीज होएगी, बिल्कुल होएगी भाई साहब, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। जहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
नेक्स्ट है अपने पास नेम द टीचर जो कि स्पेशली ट्रेन किया जाता है इसको टू वर्क विद CWSN। देखो फिजिकल एजुकेशन टीचर सभी के साथ काम करता है, फिजियोथेरेपिस्ट है ना, फिजियोथेरेपिस्ट भी सभी के लिए रहता है, प्रिंसिपल साहब सबके हैं, लेकिन स्पेशल एजुकेटर क्या है, इसको स्पेशली नियुक्त किया जाता है यहाँ पर CWSN के लिए। देन लास्ट क्वेश्चन है कि विसल्स या गन्स का यूज़ नहीं किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाएगा, जहाँ पर लोगों को सुनने में दिक्कत आएगी, तो डेफ ओलंपिक्स में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये था अपने पास चैप्टर 4। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल है, सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास मैंने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।